हेलो एवरीवन। तो आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस सेशन में हम गेट 2021 के एग्जाम में रिएजेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे और उनके सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं, इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं कि मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं इस केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। मैंने आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट और गेट के टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। ये हमारा रिवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो बच्चा भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इसी टेलीग्राम चैनल पे ही क्लास स्लाइड हुई, कोई भी पीडीएफ हुई, वो सारी की सारी इसी टेलीग्राम चैनल पे ही आपको अपलोड होती हैं और साथ में क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो भी इससे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अनअकैडमी प्लस के ऊपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं और स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। जिस जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइव क्लास में अगर मान लीजिए किसी कारणवश मिस हो जाती है तो आप यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको कितनी बार भी देख सकते हैं। साथ में आपका वीकली टेस्ट होगा। इस वीकली टेस्ट में आप उस वीक के अंदर क्या पढ़ा है और उसमें कहाँ तक आप लाई कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस टेस्ट के थ्रू आपको पता कर सकते हैं कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं उनको मैं कितना अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहेगा। इस कोर्स के अंदर आपको पूरे मंथ का शेड्यूल मिल जाएगा स्ट्रक्चर्ड मैनर में। जैसे जो भी मंथ चल रहा है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उसी टीचर की प्रोफाइल के नीचे उसका पूरा का पूरा शेड्यूल वहां पर अवेलेबल होगा। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपका कोर्स रहे अवेलेबल रहेगा और अनलिमिटेड एक्सेस रहने वाला है। ऑलरेडी कई सारे करंट में बैचेस चले हुए हैं। मार्वल बैच भी चला हुआ है, एक्सेल बैच भी चला हुआ है। मार्वल जो बैच है वो आईआईटी जेम के का है और जो एक्सेल बैच है वो सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट्स के लिए वो है एंड गेट के स्टूडेंट के लिए। तो जो बच्चा भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर अनअकैडमी प्लस के ऊपर इन बैचेस को ज्वाइन करता है तो उसमें जितने भी अपकमिंग टेस्ट होंगे, जैसे यहाँ एमसीक्यू एंड एमएसक्यू टाइप टेस्ट हो गए तो वो आपको, और यूनिट बेस्ड टेस्ट हो गए और बीएससी 50-50 टेस्ट हो गए, ये सभी के सभी आपको दोस्तों फ्री मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यहाँ पे ये फ्री क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। अनअकैडमी प्लस के ऊपर दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक होती है क्लास जो होती हैं वो स्पेशल क्लास होती हैं और दूसरी जो क्लास होती है वो प्लस के ऊपर क्लास होती है। तो स्पेशल जो क्लास होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो कोई भी देख सकते हो। जो भी बच्चा स्पेशल क्लास भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उन स्पेशल क्लास का लाभ ले सकता है। वहां पर बहुत सारे सेशन अवेलेबल होंगे। जैसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 7 हो गए। तो इस तरह के कई सारे सेशन वहां पे अवेलेबल हैं, उन सेशन को देख सकते हैं। आपको यहाँ पर स्पेशल क्लास देखने के लिए सबसे पहले आप ऐप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप आईआईटी जेम के स्टूडेंट हैं तो आप आईआईटी जेम का गोल सेलेक्ट करना है, और अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो नेट का गोल सेलेक्ट करना है, और गेट के स्टूडेंट है तो भी नेट का गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है उस टीचर की प्रोफाइल को सर्च करोगे। सर्च करने के बाद वहां उस प्रोफाइल के नीचे उस टीचर की बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। उन लेक्चर को देखने के लिए उसका कोड आपको वहां पर फिलअप कर देना है, तो सभी क्लासेज होंगी वो अनलॉक हो जाएंगी। अगर आपको मेरी क्लास देखनी है तो मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए, मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको सुमित 56 कोड यूज करना होगा। जैसे आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो मेरी सारी की सारी क्लासेज जो होंगी स्पेशल क्लास वो अनलॉक हो जाएंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। तो इन क्लासेज को अनलॉक कर सकते हो सुमित 56 कोड से। यहाँ पर 3 तरह के आपके पास सब्सक्रिप्शंस के ये होंगे। एक 6 मंथ का होगा, एक 12 मंथ का होगा, एक 24 मंथ का होगा। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ पे ये अमाउंट है। अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें थोड़ा डिस्काउंट चाहिए तो आप सुमित 56 कोड यूज कर सकते हैं। इससे आपको 10% दोस्तों क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपके पास जो भी आपके पास यहाँ जो अमाउंट है उसका 10% डिस्काउंट होने के बाद ये लगभग 9,000 रुपीज का ही पड़ जाएगा। तो आपको 6 मंथ का यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। आप 12 मंथ का भी कोर्स परचेज कर सकते हो। उसकी अमाउंट जो होगी वो होगी 12,375 रुपीज से होगी। तो यहाँ से भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप फिर से सुमित 56 कोड यूज करना है और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट जो पड़ने वाली है वो 11K के अप्रोक्स पड़ने वाली है, 11,000 रुपए के अप्रोक्स ये अमाउंट पड़ने वाली है।
है। अगर आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको यहाँ पे करने होंगे 18,000 रुपीज पे करने होंगे। साथ में अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो होगी 16,200 रुपीज। यहाँ पे आपको अमाउंट जो होगी ये पे करनी होगी। तो ये आप लोग यहाँ पे 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का या 3 मंथ का आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ये मेरी अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर के इस प्रोफाइल का ये लिंक है, इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। इस प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद जितनी भी मेरी अनअकैडमी के ऊपर क्लास हो रही है या स्पेशल क्लास होती हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इसे आप फॉलो कर लीजिए। इसी मेरी प्रोफाइल है का लिंक है, इसको जरूर फॉलो कर लेना है, राइट। अब चलिए अब हम गेट 2021 के जो एग्जाम हुआ था उस गेट 2021 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी रिएजेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और वो कितने मार्क्स के थे और साथ में उनका सॉल्यूशन क्या क्या होगा, ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग जाए कि इस एग्जाम में गेट के एग्जाम में रिएजेंट जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आपका 2020 के भी क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे। तो एवरी ईयर के आपको क्वेश्चन इसी तरह दिए जाएंगे कि भाई किस ईयर में रिएजेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए 2021 के एग्जाम में रिएजेंट की बात करें तो यहाँ गेट 2021 के एग्जाम में रिएजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ टोटल जो मार्क्स आए थे वो 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब 9 नंबर का 100 में से आपको यहाँ 85 के नंबर की जो केमिस्ट्री आती है उसमें से आपको 9 नंबर जो पूछा गया था वो क्या पूछे गए थे, ओनली फॉर रिएजेंट टॉपिक से पूछे गए थे। इसमें रिडक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑक्सीडेशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऑक्सीडेशन एंड कपलिंग रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो ये टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चंस थे जो आपके गेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको आप लोग भी ट्राई करते रहेंगे, मैं साथ में इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है एक रिएजेंट है, वो कन्वर्जन करवाया है हेक्स 3 टू ई हेक्स 3 में कन्वर्ट किया गया है। मतलब यहां पे अगर हम बात करें इस केस की तो यहां पे आपके पास यहां पे दे रखा है कि हेक्स 3 है आपके पास, ये इधर आपके पास CH2 है और ये आपका CH3 है। इधर भी सेम कहानी है CH2 और CH3। ये आपको एल्काइन दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें यहां पे पूछा गया है कि इसको किसमें कन्वर्ट किया गया है, ई में कन्वर्ट किया गया है। ये लीजिए ई और इधर आपका C2H5, तो इसमें यहां पे कन्वर्ट किया गया और कहा है इसके कन्वर्जन के लिए कौन सा यहां पर प्रोडक्ट होगा, कौन सा यहां पे रिएजेंट होगा, सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा। तो यहां पे सबसे पहले रिएजेंट जो दे रखा है वो H2PdBSO4 दे रखा है। ये H2PdBSO4 जो होता है दोस्तों ये होता है रोजनमुंड कैटलिस्ट। ये जो रिएजेंट काम करता है ये एल्काइन को सिस एल्किन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो यहां पर अगर मैं एल्काइन की मैं बात करता हूं तो यहां पर इस केस में एल्काइन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो एल्काइन है तो इसको ई एल्किन के अंदर क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। तो आपको यहां पर जब भी कोई भी एल्काइन होती है उसको सिस एल्किन में कन्वर्ट करना होता है तो हम रोजनमुंड कैटलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो यहां पे ये कैटलिस्ट तो आपका यहां ट्रांस बना रखा है तो ये कैटलिस्ट आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस एल्किन में कन्वर्ट करता है। यहाँ BuSNH3 होता है इसे कहा जाता है ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड बोला जाता है। ये एक रेडिकल रिएक्शंस होती है, ये एल्काइन का रिडक्शंस नहीं करती, काम करती है। तो ये भी आप रिएक्शंस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, ये भी रिएजेंट आप यूज नहीं कर सकते हो। तीसरा रिएजेंट आता है यहाँ पे सोडियम लिथियम लिक्विड NH3। ये रिएजेंट को बोला जाता है बर्च रिएजेंट। ये रिएजेंट जो होता है किसी भी एल्काइन को ट्रांस एल्किन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, या मैं ये कहूं ई एल्किन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। आप कहोगे सर कैसे कन्वर्ट करता है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पर ये एल्कीन दे रखी है तो यहां से जैसे आपके पास लिथियम लिक्विड NH3 लेते हो तो जो जहां कहीं पर भी मेटल मिल जाता है, जहां कहीं पर भी अगर कोई मेटल मिलता है तो वो मेटल क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ये इस एल्काइन से होमोलाइटिकली बॉन्ड की क्या करेगा, क्लीवेज करवाएगा। और जैसे ही होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, आपके पास एक तरफ तो C2H5 है, दूसरी तरफ भी C2H5 है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन होगा, यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक तरफ रेडिकल यहां पे बनेगा, एक तरफ रेडिकल यहां के ऊपर बनेगा।
जब यहां दोनों तरफ रेडिकल बन जाएंगे तो लिथियम जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया है, वो लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे ये एल्काइन जो होती है एक्सेप्ट कर लेगी। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेगी तो एक कार्बन पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा आपका रेडिकल रह जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, इस रेडिकल और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ये दोनों जो होते हैं नेगेटिव और रेडिकल जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, एक दूसरे के क्या चले जाते हैं, अपोजिट चले जाते हैं। जैसे ही अपोजिट जाएंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये इधर आपका C2H5 हो जाएगा, इस साइड में भी C2H5 हो जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या बन गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये आपका रेडिकल हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जैसे अपोजिट चले गए तो अब यहां से जो अमोनिया ली गई थी, यहां से जो अमोनिया थी, यहां सोडियम लिक्विड NH3 की जो अमोनिया थी, ये अमोनिया क्या करेगा, यहां से H+ दे देगा, यहां से क्या देगा, H+ दे देगा। जैसे यहां से H+ देगा तो बन क्या जाएगा आपके पास, ये C2H5 हो जाएगा, इधर भी C2H5 हो जाएगा, और इधर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहां पे क्या रह गया, आपका रेडिकल रह गया। अब ये रेडिकल जो बना था तो यहां पे क्या करता है, ये मेटल से फिर से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे यहां से लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये रेडिकल, ये कार्बन जो होगा, रेडिकल कार्बन, ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा तो यहां पे ये C2H5 बन गया, इधर भी C2H5 बन गया, इधर आपका हाइड्रोजन हो गया, और इधर आपके पास यहां क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। जैसे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, अब यहां से अमोनिया से क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे हाइड्रोजन जो होगा ये एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो यहां बन क्या जाएगा, इस साइड में C2H5 हो जाएगा, यहां भी C2H5 हो जाएगा, यहां पे आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहां पे हाइड्रोजन। तो ये ई एल्किन का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे ई एल्किन का क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि यहां से इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि लिथियम लिक्विड NH3 अगर लेते हैं तो एक सुटेबल रिएजेंट होगा किसी भी एल्काइन को ट्रांस एल्किन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो यहां पे आपके पास आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या काम है, तो ये क्या करता है, किसी कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने का काम करता है। ये नॉर्मली एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है, तो यहां पे ये भी इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 1 मार्क्स में पूछा गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये क्या पूछा गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, रिडक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया था, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहां पे आपके पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ये आपके सामने यहां पे क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है। तो ये NaOH क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालने का। तो ये क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, यहां आपका मिथाइल हो गया, यहां आपका C2H5 हो गया, राइट। ये आपके पास बन गया। अब यहां से आपके पास ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां N- हो गया, और इधर आपका क्या बन गया, TS बन गया। अब यहां पे क्या होता है, ये नेगेटिव जो चार्ज होगा यहां से अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा लॉस करेगा, यहां डोनेट करेगा, और यहां से रिंग को ओपन कर देगा। क्योंकि ये जो 3 मेंबर की जो रिंग होती है ये फॉक्साइड रिंग होगी, और फॉक्साइड रिंग होगी तो वो हाईली स्ट्रेन रिंग होती है, तो यहां से इजीली क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाती है। जैसे ये रिंग ओपनिंग होगी तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपका O- हो गया, यहां पे आपका CH3 बन गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये आपके पास नाइट्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड हो गया नाइट्रोजन, और ये TS हो गया। यहां से आपके पास ये C2H5 हो गया, राइट। अब यहां से क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा, यहां से रिंग ओपन होगी, यहां से ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, और TS को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे ही TS बाहर होगा तो बन क्या जाएगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास ये एल्काइन हो गया, ये आपके पास यहां C2H5 था, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी यहां पे ये आपके पास C2H5 हो गया, और यहां डबल बॉन्ड O हो गया, राइट। और यहां से N2 आपका क्या हो गया, एज ए गैस की फॉर्म में बाहर हो गया। अब यहां से पूछा था मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, और ये 8, और इसे 2 कार्बन है तो 9। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ कार्बन कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ नॉन आ गया,
तो यहाँ पे सारी जगह क्या आ गया, नोन आ गया 9 कार्बन के लिए। अब यहाँ पे 2 कार्बन पे सेकंड पोजीशन पे तो क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप पे यहाँ क्या है आपका सफिक्स कीटोन के लिए क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे आपका 2 लगा दिया, ठीक है। और 6 पोजीशन से आपकी एल्काइन स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे 6 पे आइन है, यहाँ 3 आइन है, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ 2 आइन है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ 3 इन है, एल्कीन तो बन ही नहीं सकता, यहाँ एल्काइन बन रहा है, तो आपके पास ये जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पे कहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, क्या होगा, यहां पे आपसे इस रिएक्शंस का सीक्वेंस पूछा गया है और कहा है कि प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू क्या होगा। तो पी प्रोडक्ट और क्यू प्रोडक्ट की यहां पे बात पूछी गई है, तो पी और क्यू क्या होने वाला है। अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पे देखिए सबसे पहले यहां सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम डाल रखा है, यहां टीएचएफ की प्रेजेंस है, तो यहां पे क्या करेगा, सबसे पहले ये जो ब्यूटाइल होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम, यहां से जो लिथियम यहां नेगेटिव होगा ब्यूटाइल पे और यहां लिथियम पे पॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले तो क्या करेगा, इन ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये जो लिथियम होता है ये क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है। सबसे पहला काम क्या होगा, ये लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जैसे ही कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे अगर जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपके पास लिथियम जो था, यहां लिथियम जो था ये कोऑर्डिनेट हो गया और इधर आपका इसके साथ क्या जुड़ा होता है, ब्यूटाइल। तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन होती है, इस ऑर्थो पोजीशन से ये बीयू जो होता है एज ए बेस की तरह बिहेव करके यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसे आप क्या कहा जाता है, ऑर्थोलिथेशन बोला जाता है। तो यहां से ये हाइड्रोजन जो होगा इसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, आपके पास ये 6 मेंबर की रिंग थी यहाँ पे, और इस साइड में यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई थी, राइट, यहाँ पे 5 मेंबर की थी, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन था, और ये आपका ऑक्सीजन यहाँ मिथाइल था, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि लिथियम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्थोलिथेशन हो गया, ये जो बीयू होगा एज ए बीयू माइनस होगा एज ए बेस की तरह बिहेव करके इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहां से क्या दे रखा है, ZnCl2 दे रखा है। ZnCl2 जो होगा एज ए लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो ये क्या करेगा, यहां से इस लिथियम को रिप्लेस कर देगा, यहां से Zn जो Cl2 है ये क्या करेगा, Zn और Cl2 जो होगा ये नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, इस Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जैसे ये बाहर होगा तो बन क्या जाएगा आपके पास, यहां से ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे मिथाइल आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका ZnCl बन गया। तो ये तो आपके पास पी प्रोडक्ट बन गया। यहां से अगर आप चेक करोगे तो ये तो आपके पास पी प्रोडक्ट बन गया। तो देखिए यहाँ ऑर्थो पे, यहाँ पे ZnCl आया है, और अगर ऑर्थो पे आया है तो ये तो आपके पास मेटा पे है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे पैरा पे है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ए और सी तो आपका पी ऑप्शन देख करके ही कट गए। इनकी बात करेंगे तो यहाँ तो इस कार्बन पे है तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, आपके पास ये हो सकता है। मतलब अगर आप एक स्टेप भी अगर आपको आती है तो भी आप आंसर तक पहुंच सकती है। देखिए, ना तो आपका ए हो सकता है, ना ही सी हो सकता है, और ना ही डी हो सकता है। ओनली फॉर आंसर क्या होगा, बी होगा। अब यहां पे हम बात करेंगे पी से क्यू में कैसे जाएंगे, कौन सी रिएक्शन होती है। तो यहां पे क्या दे रखा है आपके पास है, यहां पे pyridine के मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, साथ में कोई पैलेडियम का कैटलिस्ट भी दे रखा है। तो देखिए, जब भी पैलेडियम का कैटलिस्ट होता है और आपके पास यहां जिंक का ये सॉल्ट होता है तो यहाँ पे नेगेसी कपलिंग रिएक्शंस हो जाती है। साथ में आपके पास क्या होता है, कोई भी मेरे पास यहाँ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, किसी एराइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है या फिर किसी एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है। मतलब नेगेसी कपलिंग रिएक्शंस आपने अगर पढ़ी है तो नेगेसी कपलिंग रिएक्शंस क्या होती है कि कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे Zn और यहाँ पे जैसे Cl ले लिया, कोई भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप ले लिया, यहाँ पे एक्स हेलोजन ले लिया, जैसे मेरे पास Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन ये आपके पास ले लिया। साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, कोई भी ये R ग्रुप एराइल हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, और इसके साथ जैसे मैंने ब्रोमीन ले लिया, कोई भी लिविंग ग्रुप ले लिया, जैसे ये मेरा X हो गया तो ये लिविंग ग्रुप ले लिया, और इसके साथ यहाँ पैलेडियम का कैटलिस्ट अगर डाल दिया जाता है तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाती है, नेगेसी कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ से इस जिंक को और यहाँ पे जो X है इन दोनों को बाहर कर देना होता है, और यहाँ पे ये दोनों जो R ग्रुप होते हैं इन दोनों R ग्रुप को यहाँ कपलिंग कर देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको R डैश दे देता हूं
साहब, तो यहाँ आर आर डैश का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेम कहानी यहां पर भी होगी कि यहां पर इस केस में क्या ले रखा था, यहां पे आपके पास पीरियडिन के मेटा पोजीशन पे बी आर डाला हुआ था, साथ में यहां पे देखिए यहाँ पैलेडियम का यहाँ कैटलिस्ट भी ले रखा है, तो पैलेडियम का कैटलिस्ट लिया जाएगा और यहां पे आपके पास ये मेरे पास पीरिडीन है, तो इस पीरिडीन के यहां मेटा पोजीशन पे बी आर है, तो यहां से ये और ये आपका बाहर हो जाएगा और बचा हुआ जो पार्ट होंगे दोनों आर ग्रुप जो होंगे एक साथ आकर के कपलिंग कर जाएंगे। इसे कहा जाता है नेगेसी कपलिंग रिएक्शंस बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नेगेसी कपलिंग रिएक्शन से नाम दिया जाता है। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास मेटा जो पोजीशन होगी, ये मेटा जो पोजीशन होगी ये मेटा पोजीशन हो जाएगी, तो यहां पर आकर के आपका जुड़ जाएगा ये आपके पास, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बना है क्यू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे मेटा पोजीशन पे देखिए आपका पिरिडीन ऐड हो गया है, तो करेक्ट जो आंसर होगा वो भी आपका बी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो है ये भी आपका 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है ये भी 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। ये इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी क्या डाल रखा है दोस्तों, यहां पर भी NBULI डाला हुआ है। तो ये मेरे पास NBULI दो तरह से बिहेव कर सकता है, एज ए बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो यहां पर ये क्या काम करेगा, यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास एक 6 मेंबर की रिंग यहां पे बना के दे रखी है। ये आपका सल्फर हो गया, यहां पे सल्फर हो गया और यहां पे आपका मिथाइल है, और यहां क्या डाला गया है, NBULI डाला गया, NBULI डाला गया है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यहां से ये एसिडिक जो हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, सबसे पहले ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर ये एसिडिक हाइड्रोजन कैसे है। अगर हम इस केस की बात करें कि ये आपका एसिडिक जो हाइड्रोजन है ये है कैसे, तो यहां से आपका मिथाइल जुड़ जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब इस सल्फर के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर इस सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर होगा, इस सल्फर के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो यहां क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या होंगे, ये नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ये -m ग्रुप से क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये -m ग्रुप से इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, मैं कहूंगा उसकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर ये आपके पास जो नेगेटिव जो हाइड्रोजन था वो क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि यहां पे बनने वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहां पे आपके पास ये नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल नेगेटिव चार्ज है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज बना तो यहां पे आपके पास ये कंपाउंड डाल रखा है। तो यहां से अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूंगा तो यहां पे एक एल्कीन है, ये आपका यहां S डबल बॉन्ड O है और PH है। ये आपके पास कंपाउंड यहां से दे रखा है। तो इस कंपाउंड की बात करूंगा तो ये नेगेटिव अब किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या कर देगा, माइकल एडिशन अब करवा देगा। तो जैसे यहां से माइकल एडिशन करवाएगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे आपके पास नेगेटिव, और यहां पे क्या था, मिथाइल ग्रुप था, और इसकी यहां पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास ये डबल बॉन्ड, ये आपका O- हो जाएगा और यहां पे PH हो जाएगा। ये फर्दर से अब सोलवेंट से क्या कर लेगा, H+ ले लेगा, और H+ लेकर के यहां से आपके पास ये नेगेटिव यहां आ जाएगा, और H+ लेकर के यहां से सिंपल इस फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से ये क्या कर लेगा, H+ ले लेगा, और जैसे H+ लेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपके पास सल्फर हो गया, यहां पे ये कंपाउंड हो गया, ये आपके पास यहां पे S डबल बॉन्ड O और PH हो गया, और यहां पे क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, X जो प्रोडक्ट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं इन केस में चेक करूं कि कौन सा मेरा X प्रोडक्ट है, तो यहां से ये तो आपका है नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका A और D तो आंसर यहां पे हो नहीं सकते हैं। कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, या तो आपका B हो सकता है या फिर आपका C आंसर हो सकता है। चलिए यहां पे चेक कर लेते हैं A B कौन सा होगा और C कौन सा, C होगा कि B होगा, यहां पे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, X प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे क्या डाला गया है, यहां पे अगर इस केस की मैं बात करूं तो यहां पे जाइलिन डाला गया है, साथ में रिफ्लेक्स कर रखा है, जाइलिन और रिफ्लेक्स करवा रखा है। रिफ्लेक्स का मतलब यहां पे क्या हो गया, हीट दे रखी है,
और अगर यहाँ पे हीट दे रखी है तो यहां से जैसे हीटिंग करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्स करेंगे, तो यहां से ये आपका पाई बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, यहाँ पे O- और यहाँ पे सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, एक ही बात है। तो यहां से ये इसका अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये बीटा कार्बन कहलाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे आप हीट दोगे तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएगी। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगी तो ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, ये डबल बॉन्ड यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ से ये एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहां पर जो मेरे पास फॉर्म होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो आपके पास ये आपका मिथाइल था और यहां क्या बन गया, एल्कीन बन गई। यहां पे क्या बन गई, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां इस केस में क्या डाला गया है, Hg का सॉल्वेंट डाला गया है, Hg+2 H2O डाला है। जैसे आपने यहाँ पे जब रिएजेंट पढ़ते हो तो उसमें प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन की कहानी पढ़ी होगी आपने, कि इस तरह से अगर मैं मान लीजिए किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे ये कोई कीटोन है और इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं डायथायोल डाल देता हूं इस तरह का, एज प्रेजेंस ऑफ यहां लुईस एसिड, तो जैसे यहां पे लुईस एसिड होगा तो आप पढ़ते हो कि इस तरह से कीटोन का या एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। बट अगर इसी के अंदर ही आप मरकरी का क्या डाल देते हो, सोल्ट डाल देते हो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, डी प्रोटेक्शन होकर के वापिस कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टेप आपने प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन में हम पढ़ते हैं। एक आपके पास ये होता है और एक आपके पास यहां से ये केस भी होता है यहाँ पर, कि ये आपके पास डायोल होगा और इन एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। और इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए तो या तो आपके पास मरकरी का सोल्ट यूज कर लेते हैं या फिर आपके पास क्या होगा, H3O पॉजिटिव मतलब H+H2 डाल देते हैं। तो ये वापिस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस स्टेप को क्या आ जाता है, डी प्रोटेक्शन स्टेप, और इस स्टेप को क्या बोला जाता है, प्रोटेक्शन स्टेप बोला जाता है। तो सेम यहां पर वही केसेस की कहानी है, यहां इन्हीं केसेस की ही कहानी है कि यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इन केस की, इस केस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इस केस के अंदर यही सेम कहानी है कि ये आपका ऑलरेडी क्या है, प्रोटेक्टेड फॉर्म है। और प्रोटेक्टेड अगर फॉर्म में है तो यहां पे क्या डाल रखा है दोस्तों, यहां पे मरकरी का सोल्ट डाल रखा है, Hg+2 H2O डाल रखा है। तो यहां से डी प्रोटेक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका मिथाइल था, यहां डबल बॉन्ड था और ये आपका क्या बन चुका है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका क्या कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, Y जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका Y बनेगा, मतलब ये आपका नहीं बनेगा। तो B आपका नहीं हो सकता है, C आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से C जो होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था, गेट 2021 के एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये आपका 4th क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड और कुछ प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की कहानी थी, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस किया है। कुछ एलिमिनेशन का भी पार्ट था। तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व थे। अब लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो आपके यहाँ गेट के एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आपका सल्फर लाइड से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा है, द मेजर प्रोडक्ट P and Q फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहां पे ये आपके पास दे रखा है और इसमें कहा है P और Q क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस केस की बात करें तो यहां पे 2 तरह के सल्फर आपके पास सल्फर कंपाउंड दे रखे हैं और एक ये दे रखा और ये दे रखा है। यहां पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये क्या कर सकता है, यहां पे रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्पर्स हो जाएगी। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। और इस सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है। तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो यहां पे जो चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सारी की सारी इस कार्बन के ऊपर ही रहेगी। और चार्ज डेंसिटी अगर कार्बन के ऊपर ही रहेगी तो ये आपका हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करता है, हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। तो ये आपका सॉफ्ट सेंटर होता है ना, हार्ड सेंटर होता है, और ये आपका सॉफ्ट सेंटर होता है। अगर मैं इन केसेस की बात करूं कि ये दोनों के दोनों जो रिएजेंट है ये कैसे कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो ये रिएक्शंस की जाती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो यहां पे ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी दे रखा है, ये आपका अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो चलिए यहाँ पे कैसे रिएक्शंस करता है, अगर उन्हीं केसेस की भी बात करें हम, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है, कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है और उसमें यहां पे आपके पास CH2 नेगेटिव और ये सल्फर हो गया और यहां आपके पास मिथाइल मिथाइल अगर डाल दिया जाए
और इस केस की बात की जाए कि यहां पे कैसे रिएक्शंस होगी, तो इस केस में ये कैसा सेंटर है, आपका हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो यहां पर इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में भी एक सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है। आप कहोगे सर हार्ड न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा और सॉफ्ट कौन सा होता है, तो यहां पे देखिए ये ऑक्सीजन और कार्बन है, तो इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो यहां पे बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। तो यहां पे इसकी अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा यहां पे O नेगेटिव आ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से आपके पास जो ये सेंटर होगा ये आपका इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से यहां पे क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। इसका मतलब यहां पे पोलैरिटी आई है और ये पोलैरिटी की वजह से ये सेंटर जो होता है वो हार्ड सेंटर कहलाता है, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, जहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा रहे, तो ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो इस वजह से ये यहां पे मैक्सिमम डेफिशिएंसी होगी, तो ये आपका क्या होगा, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका O माइनस हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहां पे जो डेफिशिएंसी आई है, इस कार्बन पे जो डेफिशिएंसी आई है वो किसकी वजह से आई है, इस CO में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से डेफिशिएंसी आई है। अगर मैं इसके बगल में देखूंगा तो यहां पे कार्बन ही है, तो दोनों जगह कार्बन है, बट यहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं था, इस CO की वजह से यहां पे डेफिशिएंसी आ गई। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं था, डेफिशिएंसी किसी दूसरे रीजन की वजह से आई है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम बनेगा, इस सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, तो यहां पे डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, यहां पे कम डेफिशिएंसी होगी, इसलिए सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। ये क्या होगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये जो सेंटर होता है ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो अब यहां पे ये हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये कहां पे अटैक करेगा, इस हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ही अटैक करेगा। हार्ड हार्ड के बीच में इंटरेक्शन होते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच में क्या होते हैं दोस्तों, इंटरेक्शन होते हैं। जैसे ये यहां पे फॉर्म होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपका O माइनस हो जाएगा, यहां पे आपका CH2 हो जाएगा और ये आपका SMe बन जाएगा और यहां पर भी Me बन जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड एजेटिव रहेगा। अब क्या होगा, यहां से ये O माइनस अटैक करेगा और इस SMe2 को क्या कर देता है, बाहर कर देगा। तो यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, जो कार्बोनिल था वो इफॉक्साइड में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, इफॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पे तो जब आपके पास ये हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, इफॉक्साइड के अंदर। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए ये आपका पहला केस में कौन सा है, P है। तो P की अगर बात करें तो यहां इफॉक्साइड नहीं बनी है तो साइक्लोप्रोपेन बना है, तो यहां से ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। इसकी बात करें तो यहां पे इफॉक्साइड है, इफॉक्साइड बना है कार्बोनिल कंपाउंड, यहां पे देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड था, ये आपका क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड था। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड की जगह आपका क्या हो गया है, इफॉक्साइड बन गया, इसका मतलब B हो सकता है। C भी आपका हो सकता है क्योंकि यहां पर भी कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ है, इफॉक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। और D की बात करेंगे तो D में तो कार्बोनिल एजिटिज है, यहां तो साइक्लोप्रोपेन बना है, इसका मतलब A और D तो आपका आंसर नहीं हो सकता है, B और C में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए उसकी भी बात करें तो यहां पे Q क्या बनेगा, Q में मैंने कहा ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, और अगर ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो यहां पे आपके पास ये कार्बोनिल बन जाएगा, यहां पे क्या रहेगा, S डबल बॉन्ड O ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, यही ग्रुप होगा, यहां से ये आपके पास क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अब ये सेंटर होगा तो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा वो कौन अटैक करेगा, यहां पे वो अटैक करेगा, यहां पे अब किसकी तरह बिहेव हो जाएगा, ये आपका कैसा बन जाएगा, अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां पे बन क्या जाएगा, यहां पे दोस्तों इस केस की बात करें तो ये आपका कैसा सेंटर होगा, यहां ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। और अगर ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो ये अटैक जो करेगा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा, मतलब यहां पे अटैक करेगा, और यहां से ये बॉन्ड जो होगा शिफ्ट हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, यहां पे आपका यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां O माइनस हो जाएगा, यहां CH2 बन जाएगा, यहां पे आपका S डबल बॉन्ड O और Me, और यहां पर भी Me फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये मेरा डबल बॉन्ड यहां से यहां जाएगा और इस SO Me2 को बाहर कर देगा, DMSO को बाहर कर देगा। जैसे यहां बाहर होगा तो यहां पे आपके पास ये मेरे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन यहां पे
फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये एक बात समझ में आई कि ये जो सल्फर इलाइड के जो मेरे पास रिएजेंट है, ये क्या करते हैं, आपके पास हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शंस के बेसिस पे रिएक्शंस की जाती हैं। और यहां पे अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो यहां साइक्लोप्रोपेन हमें मिलेगा, और अगर हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो यहां कार्बोनिल किस में कन्वर्ट होगा, इफॉक्साइड में कन्वर्ट होगा। और किसी भी एल्कीन के साथ ये रिएक्शंस नहीं करेगा, ये साइक्लोप्रोपेन बनाएगा, कौन सा, सॉफ्ट वाला। तो यहां पे जो सॉफ्ट सेंटर है वो आपके पास, यहां सॉफ्ट सेंटर क्या होना चाहिए, यहां पे देखिए ये एल्कीन ही बना दी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी कट गया था। ये एल्कीन को क्या बना दिया, साइक्लोप्रोपेन बना दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक नॉर्मल एल्कीन को, इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट किया है, साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर दिया है। यहां पे ये तो नहीं होगी, ये तो सही था, इसने तो इसको साइक्लोप्रोपेन में होना चाहिए था, क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है। तो जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड की एल्कीन होती है वो क्या होती है, साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट होगी। तो यहां पे ये आपका आंसर भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि यहां तो इफॉक्साइड बन गया और यहां साइक्लोप्रोपेन बन गया। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बता सकते हो, सर हमें ये प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।